हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप का वन शॉट मैं कराने वाली हूँ गेस्ट पेपर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में 2025 के जून और दिसंबर में दिखने वाले हैं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में इसके आंसर लिखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी कि क्वेश्चन पहले ढूंढना पड़ता था, और नो डाउट क्वेश्चन आते थे। बच्चों का कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका काम आसान कर दिया जाए। बस आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने, बस एक ही पीडीएफ पढ़ो, वन शॉट देखो और फटाफट से आप एग्जाम देने चले जाओ। 90 to 95% आराम से आ जाएंगे। इस गेस्ट पेपर का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कुछ भी चाहिए या फिर इसके नोट्स चाहिए, बिल्कुल रेडी हैं। वन शॉट मैंने कंप्लीट करा दिया इसका सिलेबस वाला, वो देख लेना, और ये वाला वीडियो और नोट्स वगैरह पढ़ लेना। 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार्ट करते हैं। पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप BCOS 186, ठीक है। तो अगर आप बीकॉम जी के हैं या फिर बीकॉम एफ के हैं तो मैं ये स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बीकॉम एफ का सबसे पहला पेपर यही है, तो बच्चों की डिमांड पे ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जो सब्जेक्ट रह गए हैं वो भी फर्दर आते रहेंगे। मैंने माइक्रो करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा दिया, और अब ये आज वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? आप पर्सनल सेलिंग से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। छोटी मोटी स्पेलिंग में कुछ एरर्स हैं तो उसको इग्नोर करो, मैं साथ साथ इसको करेक्ट कराती रहूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलिंग जो है, यहाँ पर जो है डबल एल आना था, ठीक है, तो सिंगल है, तो यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो है बनाते वक्त थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करें। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? आप पर्सनल सेलिंग से क्या समझते हैं और उसके फायदे और नुकसान क्या है? तो सबसे पहले सेलिंग वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी सामान बेचना, सेल करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल सेलिंग एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसके बीच का? आपके सेल पर्सन का और पोटेंशियल कस्टमर का, ठीक है। सेल पर्सन यानी कि जो सामान को बेचना चाहता है, कस्टमर जो खरीदना चाहता है, इनका आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। वेयर द सेल पर्सन एम्स टू परस्यूट द कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसका मकसद क्या है कि कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करे, खरीद ले। इट इन्वॉल्व बिल्डिंग रिलेशनशिप, वो अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है जिससे कि वो कस्टमर की नीड को पहचानेगा, फिर उसको उसके हिसाब से सोल्यूशन, उसकी नीड के हिसाब से सोल्यूशन बताएगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट लो तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारा कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी सेल्स पर्सन का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जब भी कोई सेल्स पर्सन या सेल्स वुमेन आजकल आप देख रहे हैं, तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हमें दिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो जब भी कोई कस्टमर नया होता है तो उसको काफी डिटेल में बताता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना चाहता है, कस्टमर की नीड को पहचानना चाहता है, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, सब चीजें चेक करना चाहता है और बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करता है और उसके फायदे की चीज देता है, सो दैट वो कस्टमर बार बार उसी से ही खरीदे, ठीक है। अब पर्सनल सेलिंग के कुछ फायदे भी हैं, एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ 5 लिखे हैं। सबसे पहला आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। पर्सनल सेलिंग अलाउ सेल्स पीपल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना लॉयल्टी एंड ट्रस्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर सेल पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, लॉयल है, यानी कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से क्या होगा कि वो बार बार सामान के लिए उसको फोन करेगा। अगर एक बार वो घटिया सामान या फिर चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा महंगे में बेच देगा तो दोबारा उसको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। कस्टमाइज सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, सेल्स पीपल कैन टेलर दे पिचेस टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच कस्टमर, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ द सेल। अगर उसको अपनी स्केल आगे, अपनी सेल्स को आगे तक बढ़ा के रखना है, इंक्रीज करना है डे बाय डे, तो अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड को फुलफिल करते रहना है, ठीक है, उनको सोल्यूशन बताते रहना है कि उनके हिसाब से बेस्ट क्या है। उसके बाद आता है फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, यानी पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड करता है इमीडिएट फीडबैक, इनेबलिंग सेल्स पीपल टू एडजस्ट द अप्रोच एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर कंसर्न। फीडबैक भी लेना चाहिए कि आपको, जैसे हम क्या होता है, हम सामान आजकल आप देखते हो कि ऑनलाइन रेटिंग रिव्यूज, ऐसे ही सेल्स पर्सन क्या कहना चाहता है कि आप अपना फीडबैक शेयर करो, सो दैट क्या होता है कि हम अपने कस्टमर कंसर्न के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स प्रोडक्ट सेल, इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल को कम्प्लेक्स करते हैं। जैसे पर्सनल सेलिंग एक पर्टिकुलरली इफेक्टिव है for complex or high value product where customer require detailed information एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट की सेल जो होती है कम्प्लेक्स कैसे होती है, यानी कि अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, कस्टमर को जरूरत होती है डिटेल इन्फॉर्मेशन की, और काफी कस्टमर तो डिटेल में पूछना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूछना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा पहले तो वो जानना चाहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में आता है सेल्स पीपल कैन अडेप्ट दिस सेल पिच टू डिफरेंट कस्टमर टाइप, पर्सनालिटी, बाइंग बिहेवियर। तो मैंने ये चीज आपको अभी बताई, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, सेल्स पीपल को
अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर के टाइप, पर्सनालिटी, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो हर कस्टमर से सेम तरीके से बात नहीं कर सकता। किसी को ज्यादा समझाना पड़ता है तो ज्यादा समझाएगा, किसी को कम समझाना पड़ता है तो कम। तो इस अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग भी है, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इन सब के अकॉर्डिंग उसे समझाना पड़ता है। तो कुछ बुराइयां भी हैं पर्सनल सेलिंग की। सबसे पहले हाई कॉस्ट है। पर्सनल सेलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द सेल्स फॉर ट्रेनिंग, सैलरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसके अंदर ना कुछ इधर से उधर जाने के खर्चे, सैलरी, सेल्स फॉर ट्रेनिंग, ये सब आ जाता है। इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। लिमिटेड रीच रहती है। पर्सनल सेलिंग इज टिपिकली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया और कस्टमर बेस। यानी आप खुद सोचो कि अगर कोई दिल्ली का पर्सन है, क्या वो डेली अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में जाके अपना सामान बेच सकता है? नहीं बेच सकता। वो 3 किलो 5 किलो के दायरे में आसपास जाके ही सामान को दिखा सकता है और बेच सकता है। तो इसकी रीच बहुत लिमिटेड है। डिपेंडेंस ऑन सेल पीपल, हम लोग, ये एक बुराई है। द सक्सेस ऑफ पर्सनल सेलिंग डिपेंड्स हेविली ऑन द स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स पीपल। यानी कि सेल्स पीपल की डिपेंडेंस जो होती है, देखो पर्सनल सेलिंग जो होती है ना, उसकी जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है सेल पर्सन की स्किल पे, उसकी नॉलेज पे। अगर उसको अच्छी स्किल है, अच्छी नॉलेज है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस काफी हाई हो जाएगी और वो काफी अच्छी सेल्स कर पाएगा, ठीक है। अगर उसका समझाने का तरीका अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, तो वो आगे तक जो है टिका रहेगा। रिजेक्शन एंड बर्नआउट में क्या होता है? सेल्स पीपल में एक्सपीरियंस रिजेक्शन एंड बर्नआउट ड्यू टू द हाई प्रेशर नेचर ऑफ द रोल। काफी बार कंपनीज क्या करती हैं, उनको रिजेक्ट कर देती हैं, जो कि सेल्स पीपल अच्छी सेल्स करके नहीं देते, या अच्छे से बात नहीं करते, या फिर अच्छे से ट्रीट नहीं करते कस्टमर को, तो रिजेक्शन भी मिल जाती है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है। अब क्या होता है, नया नया कस्टमर बनाने के लिए चीजें समझानी पड़ती हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। रिलेशन बिल्ड करने में, कस्टमर की नीड के को पहचानने में, सोल्यूशन निकालने में टाइम ज्यादा लगता है। इतना समझ गए? तो पर्सनल सेलिंग आप देख रहे हो, इस तरीके का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। भाई अब तक हमने समझा कि पर्सनल सेलिंग, उसके फायदे नुकसान। अब बात आती है पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस की और उसके गोल के बारे में, ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। तो पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है? द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स सर्वल स्टेजेस आती हैं इसके अंदर, यहाँ पर सर्वल स्टेजेस हैं, ठीक है। टू फॉलो टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन, कस्टमर के साथ उसको बिल्ड करना है, ताकि सो दैट जो कस्टमर है वो सामान या फिर जो भी सर्विस है वो ले। सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आता है हमें पोटेंशियल कस्टमर को सबसे पहले तो पहचानना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी नीड के हिसाब से या फिर उसकी परचेजिंग पावर को चेक करना है कि वो किस हद तक खरीद सकता है। आपने देखा होगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ दुकानदार का, कि जब भी आप एक दुकान पे शुरू शुरू में जाते हैं तो वो आपको नहीं जानता, ठीक है। तो वो आपको काफी प्रोडक्ट दिखाता है, लेकिन जब आप बार बार जाने लगते हो तो उसको पता लग जाता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। आपका बिहेवियर देख लेता है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो चीजें जज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है चीजों को, तो उस हिसाब से वो आगे प्रोडक्ट दिखाया करता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में क्या होता है, सेकंड वाले में आता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, दे नीड्स, दे बाइंग बिहेवियर। वही वाली बात आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, चीजों को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है कस्टमर के रिगार्डिंग, उसकी नीड के हिसाब से, उसको उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है अप्रोच, हम फिर उसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। पहले कस्टमर की नीड को पहचानना, ठीक है, फिर क्या करना, उसका बिहेवियर चेक करना, फिर अप्रोच करना, मेकिंग इनिशियल कांटेक्ट विद द कस्टमर, बिल्डिंग, यानी कि हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट के लिए उसको अप्रोच करना है। आपने सेल्स पीपल को देखा हो, गली गली में भी बहुत सारे, पहले सर्फ एक्सल का बहुत चलता था, ठीक है, सेल्स वुमन ले लेके घूमती थी, शैम्पू है, कोई भी साबुन है, तो उसके लिए हमें अप्रोच किया जाता था, ऐसे ऐसे बोलते थे, ऑफर है ये वो, ऐसे करके ले लो, ठीक है। तो कितना मीठा तरीके से वो लोग बोलते हैं, तो ये होता है। तो ऐसे ही है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करेंगे, प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग द फीचर, उसके फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, उसके फायदे बताएंगे, ठीक है। नुकसान कोई बताएगा तो कोई प्रोडक्ट क्यों ही लेगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आता है कस्टमर कंसर्न एंड ऑब्जेक्शन एड्रेसिंग, ठीक है, यानी कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। क्लोजिंग में क्या होता है, फाइनलाइजिंग द सेल्स, ठीक है, नेगोशिएटिंग टर्म्स, इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इस तरीके से हम बताते हैं कस्टमर फटाफट से सेटिस्फाई हो जाए, प्रोडक्ट ले भी ले। फिर फॉलो अप में आता है कि जब उसने प्रोडक्ट ले ही लिया, ठीक है, वो कस्टमर सेटिस्फाई भी हो गया, उसके बाद का काम क्या है, उसके बाद का सबसे मेन काम है जो है फॉलो अप, यानी उसके साथ रिलेशनशिप आगे तक मेंटेन करके रखना। आफ्टर सेल सपोर्ट, यानी सेल होने के बाद सपोर्ट करना, ये तो आप समझ ही सकते हो। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर सेल, यानी कि उसकी
नीड को पहचानना सो दैट वो आगे भी चीजें खरीदे। अब मकसद क्या है पर्सनल सेलिंग का? सबसे पहले वही रिलेशनशिप बिल्ड करना, सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, फीडबैक गैदर करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना। ये वही पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये फीचर्स में से ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर समझा दिया आपको। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम बना है, आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस वाला। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेल्समैनशिप, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेलमैन। तो देखो भाई, सेलमैनशिप और सेलमैन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और ऐसे आएगा क्वेश्चन तो भी आप कर पाओगे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सेलमैनशिप रेफर्स टू द आर्ट ऑफ परस्यूडिंग पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। वही समझ आ गया, सेलमैनशिप क्या है? एक तरीके का आर्ट है, एक कला है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो है आप कस्टमर तक पहुंचाते हो, और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। इट इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल भी आती है, नॉलेज आती है, टेक्निक आती है कि आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचोगे। यानी कि आपको पहचानना है उसकी नीड को, कस्टमर की सोल्यूशन देने हैं उसके नीड के अकॉर्डिंग, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ड्यूटी क्या है सेलमैन की? तो सबसे पहले ड्यूटी आती है प्रोस्पेक्टिंग। फिर से वही पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो स्टार्टिंग में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। नीड्स असेसमेंट, यानी आपको कस्टमर की नीड को पहचानना। प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से अब उस प्रोडक्ट के बारे में उसके बेनिफिट्स बता रहे हो। ठीक है, क्लोजिंग सेल्स हो गई, फॉलो अप हो गया, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स कीपिंग हो गया, यानी कि आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाने हैं सेल्स एक्टिविटी के। कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है आपका, सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है, सो दैट अगर यहाँ पे कुछ गलतियां हो तो आगे उस चीज पे ध्यान देके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सको। कंटिन्यूअस लर्निंग, आप रोज कुछ ना कुछ नए नए कस्टमर से मिलोगे तो नया नया चीज सीखोगे कि हर सेल्स पर्सन को किस तरीके से सामान को बेचना है। ठीक है, की स्किल्स एंड क्वालिटी क्या है सेल्समैन की? तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि अगर सेलमैन अच्छी क्वालिटीज, यानी अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो अपने सामान को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बेच सकता। उसको प्रोडक्ट की नॉलेज भी खुद भी होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, सो दैट ही वो बेच पाएगा। इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए कस्टमर के साथ, कलीग के साथ, स्टेक होल्डर्स। नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कोई कम कराए तो नेगोशिएट भी कर ले, ये नहीं कि बोले कि भाई ये तो फिक्स्ड ही है, क्योंकि कोई चीज जो होती है वो नेगोशिएशन पे आधारित होती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसके सेल्स की जो टारगेट है वो उसको टाइमली पूरा कर ले, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट को बेचने में उसने 1 साल लगा दिया, ठीक है, या 2-2 महीने लगा दिया। अडेप्टेबिलिटी में कि कस्टमर की नीड जो है वो चेंज हो रही है, आजकल मार्केट ट्रेंड, सेल्स एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को उसी वातावरण में ढाल ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, और सेल्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी संस्था के अंदर। तो सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, यानी कि पोस्ट डीसी बोल सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है, सेल को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, और सेल्स को मैनेज करना मतलब पहले प्लानिंग करो, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करो, फिर लीडरशिप, फिर कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आता है कि आप अपनी सेल के गोल को पहले सेट कर लो। क्या करो, सेल के गोल को सेट कर लो कि आपने इस महीने जो है 500 प्रोडक्ट जो है सेल करने हैं। तो ऐसे इस तरीके के जो सेल्स गोल्स हैं वो आप पहले से सेट कर लो। सेल्स की स्ट्रैटेजी बना लो, सेल्स टीम जो है उसको मैनेज कर लो, सेल्स परफॉर्मेंस अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। इसके कुछ फायदे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल है। सबसे पहला तो रेवेन्यू जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्स को ही मैनेज करना सीख लिया। कस्टमर एक्विजिशन एंड रीअटेंशन, आपको अपने कस्टमर को भगवान समझना है, उसको जो चीज चाहिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको उसकी मदद करनी है। कंपटेटिव एडवांटेज भी देना है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर 10 बैठे हैं आपके बगल में, या आपके साथ कोई 10 सेल्समैन काम कर रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट दो। मार्केट इनसाइट्स में आता है कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस, मार्केट ट्रेंड्स, ये भी हमारे मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है टीम परफॉर्मेंस। एक बंदा तो कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी इन्वॉल्व करता है लीडिंग एंड मोटिवेटिंग सेल्स टीम। हमारी सेल्स अगर मैनेज होती है तो उससे हमारी सेल टीम भी क्या होती है, मोटिवेट होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, जो सेल्स मैनेजर है क्लोजली लिंक होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, क्योंकि ये हमारे को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने में, सेल्स स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में और अपने गोल को अचीव कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द सेल्स फोर्स, डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सेल्स पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करना है।
सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सेल पीपल, कि अगर हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल पीपल बुलाना है तो सिलेक्शन करने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला देखो, आपने अगर एचआरएम सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये आता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी भी सेल्स पीपल को बुलाना होता है तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल बंदा चाहिए हम वही बुलाना चाहते हो। इंटरनल सोर्सेस कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर की बात होती है। Promoting existing employee within the organization can be effective way to fill sales role. Current employee already understand the company culture, product, service, reducing time, training time and cost. देखो internal sources में क्या होता है कि जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके जानकार में कोई या फिर कोई और बंदा जो है काम कर रहा है अंदर कंपनी के अंदर, उसी में से ही जो है हम लोग उठाते हैं ये सेल्स पीपल, सो दैट उनको इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, ठीक है, कंपनी का कल्चर, प्रोडक्ट, वो सब ऑलरेडी करंट एम्प्लॉय जानता होता है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज जो है यहाँ से भी सेल्स पीपल लिए जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, हायरिंग होती है, न्यू एम्प्लॉयज बाहर से बुलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिल्कुल फ्रेश जिसे हम बोलते हैं। एक्सटर्नल कैंडिडेट कैन बी हैव रिलेवेंट सेल एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज के एंड उसके हिसाब से बुलाया जाता है। जैसे जॉब पोर्टल एंड वेबसाइट पे हम लोग अपडेट कर देते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, ये सारी जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर हम लोग जो है डालते हैं और उसके बाद यहाँ से हमें सेल्स पीपल मिल जाते हैं। सोशल मीडिया आपको पता है कितना ज्यादा, ट्विटर है, ठीक है, और जो आजकल इंस्टाग्राम है, और जहाँ पे भी आपका ये ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यहाँ से आपके जो है बुलाए जाते हैं कैंडिडेट्स। एम्प्लॉयज रेफरल्स, रेफरल्स में आता है इनकरेजिंग करंट एम्प्लॉय, यानी करंट एम्प्लॉय को ही हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो लोग कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट को लेकर आए, ठीक है। इस तरीके से इससे क्या होता है, फास्टर हायरिंग प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज में क्या होता है, पार्टनरिंग विद रिक्रूटमेंट एजेंसी, हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ टाई अप कर लेती है और बता देती है कि इतने एम्प्लॉय चाहिए इस कैटेगरी के, तो वो लोग वहां से भी भेज देते हैं। जॉब फेयर एंड नेटवर्किंग इवेंट में क्या होता है कि हम जॉब फेयर नेटवर्किंग इवेंट्स कैन हेल्प, वो हमारे को कैंडिडेट ढूंढने में मदद करता है। कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता ही होगा, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो लोग बीए बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज वहां जाके कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करके लाती है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज जो है, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम हो गए, जो कि हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। प्रोफेशनल एसोसिएट्स में आता है नेटवर्किंग विद पोटेंशियल, सॉरी, प्रोफेशनल एसोसिएशन रिलेटेड टू सेल्स एंड इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। अगर हमें प्रोफेशनल एसोसिएशन भी एक इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का, तो वो है। तो अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सेल्स पीपल का। तो सबसे पहले है इनिशियल स्क्रीनिंग करना, ठीक है। दूसरा है फोन और वीडियो इंटरव्यू लेना, इन पर्सनल इंटरव्यूज, असेसमेंट टेस्ट, रेफरेंस चेक, फाइनल सिलेक्शन, बैकग्राउंड चेक, सेल्स सिमुलेशन, पैनल इंटरव्यूज, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो ये इस तरीके का कुछ हमें प्रोसीजर्स बताए गए। सबसे पहले तो इनिशियल स्क्रीनिंग करना, यानी कि आपको कैंडिडेट को जो है पहचानना है, क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहचानना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं कर सकता। फोन और वीडियो कॉल पे जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, कई दूर की कंट्री से अगर बुलाना है किसी पर्सन को, तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल या फोन कॉल करके इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं। इन पर्सनल इंटरव्यूज तो आपको पता ही है, जो कि पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्किल्स वगैरह चेक करने के लिए होता है। असेसमेंट टेस्ट में क्या चेक होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी आपकी दिमाग की शक्ति, ठीक है, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपका स्किल असेसमेंट कैसा है। रेफरेंस चेक होता है, एक तो कि आप किसके थ्रू आए हैं, अगर किसी के द्वारा आए हैं, इंटरनल सोर्स के द्वारा आए हैं, तो उसको उसकी प्रोफाइल भी चेक होती है कि कैसी है। फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद बैकग्राउंड भी चेक होता है, ठीक है। सेल्स स्टिमुलेशन चेक किए जाते हैं, उसके बाद स्किल एबिलिटी वगैरह अकॉर्डिंग। पैनल इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें आपके जो कंडक्टिंग पैनल इंटरव्यू मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सेल्स लीडर होता है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट होता है, अलग अलग एचआर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ताकि आपको अच्छे बेहतर तरीके से जाना जा सके और पहले ही पता लगाया जा सके कि आप आउटपुट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन में आता है कि आपको इंटरव्यूअर से जो है गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम इंटरव्यूअर्स एंड इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर द रोल, और फिर जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती है उसके अंदर दो भी वैकेंसी खाली होती हैं, दो भी लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं, उसके बाद जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेल रिक्रूटमेंट में आता है, सबसे पहले आता है जॉब रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, किस प्रकार की है, राइट कैंडिडेट क्या है,
रिक्रूटमेंट सोर्सेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है इसके अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको अभी जो बताया, ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरनल ही होगा, एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड होना चाहिए। बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज यूज होते हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह भी चेकआउट होता है। प्रोवाइड फीडबैक, ये भी मस्ट है, अभी बताया। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो होता है। सेल्स लीडर जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, सो दैट पहले से पता लगाया जा सके कि सेल टीम को नीड्स क्या है, उसका कल्चर क्या है। नेक्स्ट आता है बाइंग मोटिव्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग मोटिव क्या है, और एंड राइट द इम्पोर्टेंस, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग। तो बाइंग मोटिव रेफर्स टू द अंडरलाइंग रीजंस और मोटिवेशन दैट ड्राइव्स द कस्टमर परचेजिंग डिसीजन, कि यानी कि हमारा बाइंग मोटिव्स यानी कि हम क्यों वो चीज खरीद रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। दीज मोटिव कैन बी इमोशनल हो है या हमारा रैशनल है या फिर कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो सबसे पहले बाइंग मोटिव में आता है इमोशनल मोटिव, हमारा इमोशन मोटिव्स में आता है जैसे कि फीलिंग, इमोशंस, पर्सनल वैल्यूज, जैसे कि डिजायर फॉर स्टेटस, नीड फॉर कंफर्ट, इमोशनल अटैचमेंट टू अ ब्रांड, कि हम उस ब्रांड से कितना अटैच्ड है। तो हमारा क्या मोटिव है, हम लोग उस ब्रांड के साथ अटैच है इसलिए हम खरीद रहे हैं, या फिर हमें वो प्रोडक्ट जो है कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंस लगता है, या फिर हम अपने स्टेटस को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं। तो हमारा मोटिव क्या है। रैशनल मोटिव्स में आता है, रैशनल मोटिव्स आर ड्राइवन बाय लॉजिकल रीजनिंग, फैक्ट डेटा पे आधारित होता है, जैसे कि हमें उस चीज की नीड है, क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, या फिर उसके फीचर्स अच्छे हैं, ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कस्टमर नीड को पहचानो, ठीक है, कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है। फिर इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप करो, ठीक है, यानी कि सेल अगर बढ़ानी है तो हमें नई नई स्ट्रैटेजी लगानी होगी, बाय वन गेट वन कर दो, ऑफर चला दो, अच्छी पैकेजिंग कर दो, और इस तरीके के। तो ट्रस्ट बिल्ड करना ये तो मस्ट है, अभी मैंने आपको बताया। सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये सब मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया, वही सारे पॉइंट्स हैं, बस एक्सप्लेन करें। बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग में आता है आपका यूजेस। तो सबसे पहला नीड असेसमेंट, प्रोडक्ट आता है, ऑब्जेक्शन आता है, क्लोजिंग सेल्स आता है, यानी कि पहले आपको असेसमेंट, नीड को असेसमेंट करना है, यानी कि सेल्स पीपल कैन यूज बाइंग मोटिव टू असेस द कस्टमर नीड एंड डेवलप द सेल्स अप्रोच, कि आप पहले कस्टमर की नीड को पहचानो, उसके बाद उसको अप्रोच करो उस प्रोडक्ट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो इसमें आता है सेल्स पीपल कैन पोजीशन प्रोडक्ट इन दैट द वे अपील द कस्टमर बाइंग मोटिव हाईलाइटिंग द बेनिफिट, आपको क्या करना है, उसके बेनिफिट्स, उसकी नीड के हिसाब से कुछ फायदे अच्छे बताने हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है सेल्स पीपल कैन यूज बाइंग मोटिव टू एड्रेस कस्टमर ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न, यानी कि अगर वो कोई चीज बोल रहा है, अगर उसको लग सकता है, आपको लगता है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है इन फ्यूचर, तो आप उस पर पहले ही क्लियर करके उसके डाउट क्लियर कर दो। क्लोजिंग सेल्स में क्या होता है कि भाई जो भी स्ट्रैटेजी आपने लगाई उसको क्लोज कर दो, उसकी नीड को फुलफिल कर दो। नेक्स्ट आता है बायर बिहेवियर। अब बात करते हैं बायर के बिहेवियर के बारे में और कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, आप एज अ बायर ही हो और ये क्वेश्चन आपको फटाफट समझ आ जाएगा। बायर बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शन एंड डिसीजन मेड बाय कंज्यूमर व्हेन परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी आप कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो आप उससे पहले क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि आपको ये चाहिए, ठीक है। तो बायर बिहेवियर जो होता है, बायर का जो बिहेवियर होता है हर प्रोडक्ट के प्रति अलग अलग होता है। एक होता है कल्चर फैक्टर, एक होता है सोशल, एक होता है पर्सनल, एक होता है साइकोलॉजिकल, इस प्रकार से, और एक होता है इकोनॉमिक। तो इस प्रकार से है ये। तो सबसे पहले की बात करूं कल्चर फैक्टर की, तो कल्चर में क्या होता है, बायर कल्चर बैकग्राउंड एंड वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस द परचेजिंग डिसीजन, कि भाई आप बायर जो होता है ना, उसका जो बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो खरीदेगा ही खरीदेगा, उसके कल्चर में ये चीज है कि अगर किसी के कल्चर में, जैसे कि आप मान लीजिए कि मान लो बंगालीज का जो मेन जो फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा है, तो उसमें अगर उनको कल्चर को रिप्रेजेंट करने के सिल्क साड़ी या फिर इस तरीके की साड़ीज जो वो लोग पहनते हैं, तो वो खरीदेंगे क्योंकि उनका बिहेवियर है क्यों भाई उनको सिल्क साड़ी पहननी है, ठीक है। सब कल्चर में आता है बायर सब कल्चर सच एज एज ऑक्यूपेशन लाइफस्टाइल ऑल्सो इम्पैक्ट, ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है भाई, उसकी इनकम क्या है, एज क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, तो उस हिसाब से भी इफेक्ट करता है। सोशल क्लास तो डिपेंड करती है, अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा है तो आप जरूर बाय करेंगे और अच्छी चीज बाय करेंगे। सोशल फैक्टर में आता है आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग वगैरह आपको जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम ही देख लो, एक फ्रेंड को जो है सीपर अच्छा लगा तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड को भेज दिया, उसने भी खरीद लिया। तो इस तरीके से सोशल फैक्टर आते हैं उसमें। फैमिली में आता है आप बायर फैमिली कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द परचेजिंग डिसीजन विद फैमिली मेंबर ऑफ्टन इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर परचेजिंग हैबिट्स, यानी कि अब फैमिली में कोई मदर या फादर कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बुआ, मासी, इन सबको भी फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने भी ले लिया। रूल एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया, जो कि आपके स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आता है बायर एज एंड लाइफ साइकिल, जैसे
को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल जो हमारा यूथ है वो कपड़ों की तरफ और गैजेट्स की तरफ भाग रहा है, तो वो सब जो है खरीदे जाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन है इसके ऊपर बताया गया है कि मोटिवेशन, नीड, डिजायर, इमोशन ये सब भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है बायर इनकम कैन इम्पैक्ट द परचेजिंग डिसीजन। बायर इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, बायर की जो इनकम है वो भी इम्पैक्ट डालती है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप अच्छी चीजें खरीदोगे, महंगे ब्रांड्स की खरीदोगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद के गुजारा चला लोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स फोर्स मोटिवेशन, एक्सप्लेन वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। तो सेल्स फोर्स मोटिवेशन क्या होता है? तो देखो भाई, सेल्स आपको पता ही है, सामान को बेच के सेल होती है। सेल फोर्स मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है यूज टू इंस्पायर एंड एनर्जाइज सेल्स टीम टू अचीव द सेल्स टारगेट एंड द परफॉर्म एट द बेस्ट। यानी कि आप अपने सेल्स पर्सन को, सेल्स टीम को ये सलाह देते हैं, इस तरीके से इंस्पायर करते हैं, आपको टेक्निक प्रोसेस लगाया जाता है सो दैट जो सेल्स टारगेट है वो पूरा अचीव हो जाए और बेस्ट तरीके से हो जाए। मोटिवेटेड सेल्स टीम आर ऑल्सो प्रोडक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ से रेवेन्यू। ठीक है, ग्रोथ होगी धीरे धीरे तो रेवेन्यू भी आता रहेगा। फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले कमीशन बेस्ड इंसेंटिव। आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनियां, सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको जो है सेल के हिसाब से यानी कि इंसेंटिव मिलता है, कमीशन बेस पे होता है। उससे क्या होता है कि उनकी इच्छा रहती है प्रोडक्ट को बेचने में। अगर वो एक ही बार सेट कर देंगे कि नहीं भाई आप कितने भी प्रोडक्ट बेचो आपको 50,000 तनख्वाह मिलेगी, तो कोई भी सेल पीपल जो होगा वो मेहनत नहीं करेगा। अगर इंसेंटिव बेस होगा तो वो मेहनत करेगा, कमीशन बेस होगा तो वो डेली मेहनत करेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा। बोनसेस भी देने चाहिए यानी कि सेल्स टारगेट जो है इससे अचीव होता है। सैलरी इंक्रीज करते रहो टाइम टू टाइम। सेल्स जो है और अदर कोई प्राइस रिवॉर्ड है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है, वो भी देते रहो तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है सेल पीपल को। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में क्या आता है कि और क्या क्या दिया जा सकता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक फॉर मोटिवेशन, और किस तरीके से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रिकग्नाइजेशन, जिसमें आता है रिकग्नाइजिंग एंड प्रेजिंग सेल्स पीपल फॉर द अचीवमेंट, प्रोवाइडिंग आ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड मोटिवेशन, देना उसको टाइम बहुत अच्छा किया ये वो, मैनेजमेंट उसको हेल्प करे और थोड़ी सी जो है उसको उत्साहित में हो वो थोड़ा सा। ठीक है कि हाँ अच्छा कर रहा हूँ मैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलने टाइम टू टाइम, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सेल पीपल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अवार्ड्स वगैरह, अवार्ड सेरेमनी ये सब होते रहे वहां पे, फीडबैक एंड कोचिंग होते रहे सो दैट जो है वो सीखेगा और आगे बढ़ेगा। सेल्स पीपल मोटिवेशन के कुछ फायदे हैं। सबसे पहला, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, टर्नओवर रिड्यूस होगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी इनहांस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस क्या है और इसके स्टेप्स क्या है? तो सेलिंग प्रोसेस अभी आपको मैंने बताया क्या है। सेलिंग प्रोसेस आर ऑल्सो नोन एज सेल्स प्रोसेस। सेल्स का वही प्रोसेस जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ऊपर, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना, वो आपका सेलिंग प्रोसेस है। वही वाले पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे, सेम वही पॉइंट्स है। ठीक है, डायग्राम आप देख लेना, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ से देख लो। की स्किल्स रिक्वायर फॉर इफेक्टिव सेलिंग, सबसे पहला कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग स्किल, ये सारे वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्स रिपोर्ट क्या है और इसके फायदे क्या हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रिपोर्ट होती है। सेल्स रिपोर्ट क्या है? सेल की रिपोर्ट बनाना एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता क्या है, दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हमारी सेल की परफॉर्मेंस का, कि सेल्स कैसे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है, मार्केट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना, एरिया को पहचानना, इंप्रूवमेंट लाना उसमें। ठीक है, तो सेल्स रिपोर्ट आर एसेंशियल फॉर बिजनेसेस, हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम आगे के लिए सीखते हैं और जो गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो इनसाइट यानी कि प्रोवाइड इनसाइट इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, यानी सेल्स रिपोर्ट हेल्प मतलब ये मदद करती है बिजनेसेस में अंडरस्टैंड द सेल्स परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग सेल रेवेन्यू कितनी है, कस्टमर एक्विजिशन कितना है, सेल की ग्रोथ कितनी है, मतलब पहले से ग्रोथ बढ़ी है या कम हुई है। एरिया आइडेंटिफाई करना, एरिया को पहचानना फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कौन से सेल्स चैनल होने चाहिए, प्रोडक्ट लाइन क्या होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस डिसीजन में इंफॉर्मेशन देना, यानी कि मार्केट की स्ट्रैटेजी लगाना, नहीं नहीं जो आजकल कंपटीशन, अगर कॉम्पिटिटर हमारा कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है या फिर बाय वन दे रहा है, प्राइस कम दे रहा है या फिर कुछ और नया कुछ ऐड कर रहा है, तो हम भी उस हिसाब से चीजों को फोरकास्ट करें। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी फैसिलिटेट होती है, पहले से ही सेल्स स्ट्रैटेजी वगैरह को पहचान लेना सो दैट आगे सेल अच्छी हो। सेल्स रिपोर्ट में आता है डेली सेल्स रिपोर्ट, एक होती है डेली बेसिस पे। ठीक है, इंक्लूडिंग सेल रेवेन्यू आता है उसमें, कस्टमर इंटरेक्शन आता है। एक होता है वीकली बेस पे होती है, जो कि वीकली सेल्स डेटा लिया जाता है जिसमें सेल्स रेवेन्यू ये सब आता है। सेल्स रिपोर्ट एक मंथली बेसिस पे होती है, क्वार्टरली बेस पे होती है, एक एनुअल सेल्स रिपोर्ट होती है। ठीक है, साल भर की होती है। ठीक है,
और उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट कि आपका प्रोडक्ट लाइन कैसी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है। सेल्स रिपोर्ट कस्टमर, ठीक है। सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। सेल्स फॉरकास्ट रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्शन निकालते हैं कि ये आगे ये सामान बिक सकता है। सेल्स एनालाइज रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपने ट्रेंड पैटर्न ये सब चीजों को पहचानते हैं पहले से, ठीक है, सो दैट उसी हिसाब का प्रोडक्ट बना के आगे बेचते हैं। सेल्स रिपोर्ट्स के क्या फायदे हैं कि हम अगर सेल्स रिपोर्ट तैयार करते भी हैं तो उसके कुछ फायदे हाँ हाँ है ना, आगे चल के डिसीजन मेक कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस इनहांस होती है, फोरकास्टिंग बेटर होती है, पहले से जो गलतियां हो रही हैं या जो दिक्कतें हो रही हैं, जो फ्यूचर में जो डिमांड हो आने वाली है उसको हम पहले से ही काम कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है, हम जवाबदेही बन जाते हैं क्योंकि हमने पहले से रिपोर्ट बना रखी है। तो कुछ इस प्रकार से सेल्स रिपोर्ट होती है। यहाँ पे कंपनी का लोगो वोगो आ जाता है, ठीक है, लोगो वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नेम वगैरह और यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा हो, जैसे मंथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे डेट हो गई, कॉस्ट हो गई, इनवॉइस हो गया, सेल्स, इस तरीके से ये बना रहता है, ठीक है। तो ये बनाना नहीं है, बस समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स इन बिजनेस, हाउ एथिक्स कैन बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स। यानी कि सबसे पहले एथिक्स वर्ड बार बार क्यों हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है, क्लास 11 से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। एथिक्स का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। मोरल प्रिंसिपल है, एक मोरल वैल्यू है जो कि हर एक बिजनेस में होनी चाहिए, और अगर किसी बिजनेस के अंदर नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अपनी सेल नहीं बढ़ा सकता। ethics in business refers to the moral principle and values that guide a company behavior। यानी ये हमारे को गाइड करता है कंपनी के बिहेवियर को, ठीक है, एंड डिसीजन मेक करने में, ठीक है, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ये सब। इसके कुछ फायदे हैं, हाँ बिल्कुल है, ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है, कस्टमर, एम्प्लॉय, अदर स्टेक होल्डर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना सिखाता है। रेपुटेशन इससे इनहांस होती है क्योंकि आप यहाँ पे अपने मोरल जो वैल्यूज है उस पर काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है कस्टमर भगवान का रूप होता है, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप कस्टमर आया उसके साथ आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि आपने सिर्फ आज एक कस्टमर का दिल दुखाया है, बट स्टिल ऐसा नहीं होता। जब वो कहीं घर जाएगा अपने, या वो किसी फ्रेंड से, अपने कलीग से या किससे भी मिलेगा, तो वो आपके बारे में जरूर बात करेगा कि आपने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो उसने, उस एक कस्टमर ने, जो 4 कस्टमर और आने की सोच भी रहे थे वो भी नहीं आएंगे। तो हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ एक कस्टमर को साइड किया है, एक कस्टमर नहीं, उससे काफी सारे कस्टमर जो है साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। रेपुटेशन इनहांस करता है, ये कस्टमर की लॉयल्टी प्रमोट करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस में सपोर्ट करता है क्योंकि आप अपने मोरल वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं। आपको पता है कि कोई चीज, अगर कोई, मान लो कि कोई हमारा पड़ोसी है और हम सेल पर्सन एज अ कंपनी में काम कर रहे हैं और उसको भी बेचारे को जरूरत है, तो हमने उसकी मदद करी तो वो भी कभी हमारी मदद करेगा। लेकिन आज हम उसको डिनाई कर देंगे, हम उसकी चीजों पे नहीं सुनेंगे, तो ये भी एक हमारे मोरल वैल्यू के खिलाफ है। एथिक्स इन सेल की बात करूं तो कस्टमर ट्रस्ट है, वही हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाती है। हाउ एथिक्स कैन इंक्रीज सेल। अब आप सोचोगे कैसे हमारी एथिक्स से हमारी सेल बढ़ेगी, तो देखो भाई, सबसे पहले कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होती है। कस्टमर आर मोर लाइकली टू रिमेन लॉयल। अगर आप उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट देते हो, आपने देखा भी होगा कुछ सेल्स पर्सन पहले गली गली में आकर सामान दे के जाते थे, लेकिन जो सामान यूज करने के बाद जो सामान अच्छा निकलता था, उसके बाद अगर कोई सेल पीपल नहीं दिखाई देता तो हम उसको बार बार याद करते थे। और इनफैक्ट हम अपने पड़ोसियों से भी पूछते हैं कि क्या वो आपको दिखा, या फिर सेल वुमेन दिखी आपको। तो ये क्या है, आपने जो है कस्टमर के साथ अगर लॉयल रहोगे तो वो बार बार पूछेंगे, और अगर आप 10 साल बाद या 5 साल बाद भी सामान को बेचोगे तो भी आपकी वही वैल्यू रहेगी जो आपकी वैल्यू थी। रेपुटेशन इससे इनहांस होती है, ठीक है, यानी कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग एथिकल रेपुटेशन आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड इंक्रीज सेल्स, ठीक है। एंड द डिफरेंशिएट द कंपनीज, यानी डिफरेंशिएट अ कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कि आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ खींच पाओगे क्योंकि आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे कंपनी का जो आपकी जो 4 कंपनी है उसके आप अपने कंपटीशन से लड़ पाते हो। कस्टमर ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है इससे, ठीक है। सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एथिकल सेल तो यही है। कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो हमारे आउटलाइन को सिखाता है कि हमारी बाउंड्री लाइन क्या है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। लीड बाय एग्जांपल है, लीडर्स एंड मैनेजर्स शुड मॉडल एथिकल बिहेवियर, ठीक है। मॉनिटर एंड इन्फोर्स है, जिसमें आता है कोड ऑफ एथिक्स टू इंश्योर द सेल्स पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शन, की कोई भी काम करे तो जवाबदेही हो। अपने कल्चर वगैरह के बारे में भी जो है उनको इनकरेज अ कल्चर, इससे क्या होता है, एथिक्स जो है हमारे कल्चर को भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग कैरियर। सेलिंग कैरियर क्या है, अ सेलिंग कैरियर आल्सो नोन एज सेल्स कैरियर।
तो इसमें क्या आता है, रेफर्स टू द प्रोफेशन इन विच अ इंडिविजुअल सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, यानी एक अकेला इंडिविजुअल जो है सामान को बेच रहा है कस्टमर को या फिर सर्विस दे रहा है। सेल कैरियर कैन फाउंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज में देखे जाते हैं, जैसे रिटेल होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस हो गया। ठीक है, रिटेल सेल क्या होता है, आप एक एक चीज बेच रहे हो। बी टू बी में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस सामान जाता है, जैसे कि आप इंडिया मार्ट वगैरह पे देख सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आता है, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट सर्विस को भी मैनेज करा जाता है। सेल्स मैनेजमेंट में आता है कि आप अपनी सेल्स पीपल की टीम को लीड कर रहे हो, समझा रहे हो कि काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग कैरियर के कुछ फायदे हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं। सबसे पहला आता है आपका वेराइटी एंड चैलेंजेस। अगर आपके पास वेराइटी अच्छी है, कस्टमर टिका रहेगा, आपसे चीजें मांगेगा अनदर, और आप सेल अच्छी कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट होता है, लीडरशिप जो पोजीशन है वो एडवांस होती है, सक्सेसफुल उसमें सक्सेसफुलनेस मिलती है, और आप अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हो। स्किल भी डेवलप होती है। सेलिंग कैरियर के कुछ स्किल्स रिक्वायर होने चाहिए, तो ही आप सेलिंग कैरियर बन सकते हो। ठीक है, सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन आप कर लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, प्राइस कम कर लो, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कैरियर पाथ क्या सेलिंग के अंदर, सबसे पहला आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट हो, आप कस्टमर बेस को बिल्ड करो। ठीक है, सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, इससे क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। सेल्स मैनेजर में आता है टीम ऑफ सेल पीपल एंड डेवलपिंग सेल्स स्ट्रैटेजी, आपको नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है टाइम टू टाइम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। सेल्स डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव रोल्स, जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स या चीफ सेल्स ऑफिसर जो होते हैं, उनके रूल। अब आते हैं कि हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स होनी चाहिए जब विच आर सेल्स पर्सन शुड हैव, सेल्स पर्सन के पास वो स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल नॉन वर्बल, यानी कि कस्टमर के साथ वो जैसे भी इंटरेक्ट करे, वर्बल तरीके से या नॉन वर्बल, तो इफेक्टिव तरीके से करे। प्रोडक्ट की नॉलेज काफी डेप्थ में, काफी गहराई में होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे, उसके एप्लीकेशन किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से बेचना है, सब उसको आना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स में है कि वो जो है टेक्निक स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करे और उसके हिसाब से नेगोशिएट करे। इंटरपर्सनल स्किल में जो है बिल्ड करे कस्टमर के साथ ट्रस्ट वगैरह, कस्टमर नीड प्रेफरेंसेस। टाइम मैनेजमेंट स्किल में वो है, यानी कि सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए टाइमली वो अपने टारगेट को अचीव करे और टाइमली प्रोडक्ट को बेचे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जो भी अगर कोई इश्यूज कंप्लेन आ रही है तो उसके ऊपर पहले उसको पहचाने फिर उस पर काम करे। अडेप्टेबिलिटी में आता है एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग कस्टमर नीड, जैसे जैसे कस्टमर की नीड, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से वो कस्टमर को अप्रोच करे, नई नई स्ट्रैटेजी लगाए। लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप कस्टमर की सुनोगे नहीं तो आप प्रोडक्ट दोबारा नहीं बेच पाओगे। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम देख लेते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग की। ठीक है, तो देखो सेलिंग आपको अभी मैंने अच्छे से समझाया क्या है सेलिंग। सेलिंग रेफर्स टू प्रोसेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज होती है मनी के बदले। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आता है रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड प्लान्स, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे प्लान दैट आर यूज फॉर कंपनीज टू प्रमोट, यानी कंपनी क्या करती है वो सारी एक्टिविटी प्लान को इस्तेमाल। तो अब सेलिंग और मार्केटिंग का क्या डिफरेंस है, तो हम वही समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इजी इजी चीजें समझ लो। तो सबसे पहले आता है हमें क्या करना होता है, सेलिंग के अंदर क्या बात बोलता है, सेलिंग बोलता है कि आपको पहचानना है, यानी कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस द प्रोडक्ट और द सर्विस फर्स्ट, कि किसको किसकी नीड है, किसको ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, आपको अपने जो है बायर पे फोकस डालना है। ठीक है, और मार्केटिंग में क्या होता है, फाइंडिंग द वांट ऑफ कस्टमर, हमें अपने कस्टमर की वांट को जानना है, उसको पूरा करना है। ठीक है, कस्टमर की जरूरतों के बारे में जानना है, और आइडेंटिफाई द मार्केट फर्स्ट, सीज द बिजनेस एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, कि जो हमारा कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है, बायर और कंज्यूमर। तो ये इसमें डिफरेंस है एक। सबसे पहला आता है बायर मेक्स अ परचेज, बायर क्या करता है, सामान को खरीदता है, और कंज्यूमर क्या करता है, यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो क्या कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बायर तो कोई भी हो सकता है, और कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट आता है बायर में एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस, उसने चीजों को एक्वायर कर रहा है, हो सकता है मदर ने सामान खरीदा और बच्चा उसको यूज कर रहा हो, तो मदर यहाँ बायर है। ठीक है, और कंज्यूमर क्या है, बच्चा दुकान पे सामान लेने गया कुछ भी, तो वो अपने लिए लेने गया, तो वो एक फाइनल कंज्यूमर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना।
रिलेशनशिप बताया गया कैन बी द सेम एज द डिफरेंट फ्रॉम, वही चीज बताई, और ऑलवेज द एंड यूजर, कंज्यूमर एंड यूजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके शॉर्ट नोट, उसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी, तो मैं वो आपको नहीं कराऊंगी जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं AIDA मॉडल, सेल्स मॉडल, ये क्या कहता है? सबसे पहले अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन पे काम करो, ये 4 चीजें हैं। A स्टैंड्स फॉर अटेंशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, D स्टैंड फॉर डिजायर एंड E स्टैंड फॉर एक्शन। तो सबसे पहले कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करो, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इंटरेस्ट को जनरेट करो ताकि उस कस्टमर का प्रोडक्ट या सर्विस के जो मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी कस्टमर उसको लेना चाहता है उसके प्रति उसका इंटरेस्ट जागरूक करो, जनरेट करो। फिर क्रिएट करो डिजायर उस प्रोडक्ट के लिए। फिर एक्शन लो, यानी कि इंकरेज करो कस्टमर को कि वो सामान ले ही ले। प्री अप्रोच एंड अप्रोच क्या कहता है, ठीक है, तो ये मॉडल ही है, ठीक है। तो प्री अप्रोच में आता है रिसर्चिंग एंड प्रिपेयरिंग बिफोर मीटिंग अ पोटेंशियल कस्टमर, कस्टमर से मिलने से पहले रिसर्च करो और अपने आप को जो है एक तरीके से बिल्ड कर लो, एक तरीके से तैयार कर लो, सो दैट जब आप उसको समझाओ तो फटाफट ले ले। क्लोजिंग अ सेल में क्या होता है, फटाफट से सामान उसको बेच दो और उसके बाद जो है आगे उसके साथ कंटिन्यू करो। टाइप ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान में आता है सैलरी ओनली, कमीशन ओनली, सैलरी प्लस कमीशन। ये तो आपको पता ही है जो बच्चे जॉब करते होंगे। सैलरी मतलब सिर्फ सैलरी मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। महीने की तनख्वाह फिट कर दी गई है 10,000 12,000। कमीशन ओनली में क्या है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा, जितना प्रोडक्ट बेचोगे उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, 10% या 8% जो भी है। सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगा, ठीक है। बायर मोटिवेशन क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। बायर मोटिवेशन रेफर्स टू द रीजन व्हाई कस्टमर परचेज प्रोडक्ट, यानी बायर मोटिवेशन तभी होता है कि रीजन बताओ कि कस्टमर इस प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों खरीदे, ठीक है। तो सबसे पहला कस्टमर की नीड को पहचानो, सेल्स अप्रोच करो और उसके बाद रिलेवेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल्स प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड presentation of a product or service while a demonstration showcases the product feature and benefits। यानी फिर से वही है, इंटरेस्ट बिल्ड करो, डिजायर को क्रिएट करो और एक्शन ले लो, यानी कि इनकरेज करो, ठीक है। क्लोजिंग क्लूज है, ट्रायल क्लोजेस है, ऑर्डर बुक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग क्लूज में क्या है, आज सिग्नल्स फ्रॉम कस्टमर इंडिकेटिंग दे रीडनेस टू परचेज, फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अबाउट प्राइसिंग और डिलीवरी, यानी हमने प्राइसिंग के बारे में पूछा, डिलीवरी के बारे में पूछा, या फिर इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में, एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछना, ये सब आता है क्लोजिंग क्लूज में, ठीक है, जो कि एक सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ट्रायल क्लोजेस में आता है, ट्रायल क्लोजेस आर द टेस्ट क्लोजेस यूज टू गैग्यू द कस्टमर इंटरेस्ट एंड रीडनेस टू द परचेज, यानी कि पोटेंशियल ऑब्जेक्शन को पहचानो, बिल्ड करो मोमेंटम, सेल्स प्रोसेस मूव कर दो, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर दो। ऑर्डर बुक क्या है, ऑर्डर बुक एक रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर ऑर्डर है जिसके अंदर कस्टमर के ऑर्डर का रिकॉर्ड खाता बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्डर कितनी करी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, ठीक है। ऑर्डर बुक है ना, नाम से क्लियर है, ऑर्डर बुक एक रिकॉर्ड है, खाता है जिसमें कस्टमर के ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कैश मीमो आपको पता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, कैश मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जिसमें डेट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन की, कब ये ट्रांजेक्शन हुई थी, किस दिन पे हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, प्रोडक्ट और सर्विस कब बिका था, अमाउंट कितना दिया था, चेंज गिवन इफ एनी, ठीक है। जैसे हम दुकान वगैरह पे जाते हैं तो आपने देखा ही होगा, वो देते हैं ना जो बिल था उसको कैश मीमो बोलते हैं। टूर डायरी क्या होती है, तो टूर डायरी एक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर सेल्स कॉल आती है, मीटिंग, फॉलो अप, एक्शन, कस्टमर का इंटरेक्शन, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। सेल्स इंजीनियर्स कौन होते हैं, तो देखो भाई, सेल्स इंजीनियर आर टेक्निकल सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीज में टेक्निकल चीजें की नॉलेज होती है तो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट हो गया, आंसर टेक्निकल क्वेश्चन, सपोर्ट द सेल्स प्रोसेस, हमारे सेल्स के प्रोसेस को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, मैंने पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा वन शॉट करा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब भी आपका एग्जाम है तो एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे रीजनेबल से प्राइस पे, अगर आपको बुक उठानी नहीं है तो, ठीक है। अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।